Hello guys, welcome back to my channel Divyang this side, and today I am going to discuss about that how you should study the standards on auditing for CA final students for old syllabus as well as the new syllabus. Basically जो standards on auditing होती है वो 25 से 35 मार्क्स तक की वेटेज ये रखते हैं और कभी कभार ये वेटेज यार वेरी भी करती है। मतलब किसी किसी अटैम्प्ट में ज़्यादा भी आ सकते हैं, किसी किसी अटैम्प्ट में कम भी आ सकते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एज अ स्टूडेंट आप जब ऑडिट प्रिपेयर करते हो फाइनल की, बिकॉज इससे इंटरलिंकिंग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं सीए फाइनल में। और अच्छी खासी वेटेज तो रखते ही हैं। प्लस में बस ये होता है यार थोड़ा सा ये बल्कि नेचर में होते हैं, बल्कि नेचर इन द सेंस दे आर वेरी लेंथी यार। इनकी बुक्स भी आप स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग की अगर सीए की उठाने लग गए, स्टैंडर्ड्स जो अपना सीए इंस्टीट्यूट की बुक उठाने लग गए तो हो लिया काम। बहुत ही ज़्यादा बल्कि नेचर की बुक है, तो वहाँ से तो पढ़ना ही नहीं। सेकंड भी पीएम भी पढ़ते हैं तो हम कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूं कि आप किस तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग टैकल करें जिससे आप गलतियां ना करें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। बिकॉज स्टैंडर्ड्स में स्कोर करना इज़ समथिंग मतलब थोड़ा सा यार डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपका प्रॉपर आंसर सही भी है ना तो टीचर्स, इट डिपेंड्स ऑन ऑल द टीचर यार वो किस तरीके से मार्क्स देते हैं। बिकॉज स्टैंडर्ड्स में अगर आप प्रॉपर अच्छे प्रेजेंटेशन भी देते हैं तो 5 में से मैक्सिमम 3 मिल जाते हैं, 4 तो मिल गए तो मिल गए, बाकी देखो। बाकी ये होता है कि यार स्टैंडर्ड्स में थोड़ा सा स्कोरिंग इज़ लेस, मतलब थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है स्कोरिंग करने में। तो बच्चे क्या करते हैं स्टैंडर्ड्स पे थोड़ा कम ध्यान देके बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मैंने क्या क्या गलती करी एज अ स्टूडेंट जो आप ना करें बिल्कुल भी। मैंने क्या किया, सबसे पहली गलती जो मैंने करी स्टैंडर्ड्स में, मैंने स्टैंडर्ड्स की डीप स्टडी करी, बहुत ही डिटेल स्टडी करी। मतलब कि अगर मैंने ऐसे 200 की सीरीज़ उठाई है ना तो ऐसे 200 की सीरीज़ में मैंने उनके डेफिनेशन, कंक्लूजन्स और आपके मतलब सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ मैंने क्या गलती करी, मैंने कंक्लूजन पार्ट ऑफ द एसेस पे ध्यान नहीं दिया। कंक्लूजन पार्ट ऑफ द एसेस में यहाँ पे क्या कहने वाला हूँ, कंक्लूजन पार्ट ऑफ द एसेस में ये कहने वाला हूँ कि मान लीजिए आप 260 का ऐसे पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन विद 2 स्टार विद गवर्नेंस। तो कम्युनिकेशन विद 2 स्टार विद गवर्नेंस के अंदर जो कंक्लूजन पार्ट होता है कि अगर 2 स्टार विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट करने के बाद आपका जो मैटर सॉल्व नहीं होता तो आप किस टाइप की रिपोर्ट फर्निश करते हो। क्वालिफाइड रिपोर्ट जिसके अंदर एडवर्स, डिस्क्लेमर, ओपिनियन, किस टाइप की ओपिनियन देते हो। इस पार्ट को करना मैंने थोड़ा सा लाइटली लिया, इस पार्ट को किया, ये तो आता नहीं है। ये मेरी दूसरी मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक कि मैंने समरी नोट्स बनाए नहीं। गाइज बिलीव मी, अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के समरी नहीं बना रहे हो और आप ये सोचो कि 1.5 डेज़ के अंदर मेरे स्टैंडर्ड्स मेरी बुक से ही कवर हो जाएंगे तो ये थोड़ा आप रिस्क ले रहे हो। बिकॉज स्टैंडर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो आप बुक से प्रिपेयर नहीं कर सकते, स्पेशली इन 1.5 डेज़ टाइम। ऑडिट इतना वैसे ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो आप अगर स्टैंडर्ड्स बुक से पढ़ने लग गए तो बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मेरी सलाह है आप समरी बना के चलें। तो ये मेरी थर्ड मिस्टेक थी जो मैंने समरी नहीं बनाई। फोर्थ मिस्टेक मेरी क्या रही, फोर्थ मिस्टेक मेरी ये रही कि मैंने कोई भी एनालिसिस शीट बनाई नहीं स्टैंडर्ड्स की। लेकिन मेरे ख्याल से आपको कम से कम एक एनालिसिस लेना चाहिए पर सब्जेक्ट का कि किस टाइप के क्वेश्चंस दे वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड द काइंड ऑफ आंसर दे वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज पर दी ICS स्टैंडर्ड्स। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। एनालिसिस शीट का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, एनालिसिस शीट का मतलब ये है कि मान लीजिए आप अटैम्प्ट दे रहे हो नवंबर 2020 में ऑडिट का, राइट। आपको क्या करना है, आपको 2017 से पिछले 3 सालों के पेपर्स को एनालाइज करना है, इंक्लूडिंग RTPs भी एंड MTPs भी ले लो। RTPs एंड MTPs में देख के आप ये जज कर लोगे कि कौन कौन से एरियाज ऑफ स्टैंडर्ड्स में से क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछ रहे हैं। ऐसा ही मैंने मिस्टेक करी थी कि मैंने कोई भी एनालिसिस शीट बनाई ही नहीं। ये कुछ मिस्टेक्स की जिसकी वजह से आई एम स्टक इन CA फाइनल ग्रुप 1 ड्यू टू ऑडिट। बट अब मैं आगे आपको जो बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी और किस तरीके से ऑडिट को पढ़ने का तरीका, स्पेशली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को पढ़ने का तरीका बदला। विद द इमीडिएट नेक्स्ट अटैम्प्ट में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स, काफ़ी अच्छा मैंने जंप किया मार्क्स में और काफ़ी मेरे सही मार्क्स आ गए थे। तो आज मैं आपसे वही स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड्स के लिए PM उठाई। PM के क्वेश्चंस मैंने क्या किए, एनालाइज किए कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किन किन ऐसे से पूछे जा रहे हैं। मैंने उनको मार्क्स कर लिया और एक मैंने एनालिसिस शीट बना ली और उस पर मैंने 4 कॉलम्स बना लिए
पहले कॉलम्स में मैंने लिख लिया कि ये ऐसे 200 के क्वेश्चंस, मतलब 200 लिख लिया आपने, ऐसे 200 लिख लिया। ऐसे 200 लिखने के बाद मैंने एक लाइन और खींची और वहाँ पे लिखा मैंने क्वेश्चंस कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे हैं, और उन क्वेश्चंस के जस्ट सामने मैंने लिख लिया ये क्वेश्चन उस ऐसे के कौन से पार्ट से पूछा गया है। बट ये बाद में मुझे बहुत ही हेल्पफुल रही थी। सो मैंने क्या किया कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की ऐसे शीट बना ली कि मैंने क्वेश्चन को भी फर्दर डिवाइड कर दिया सब कैटेगरीज में कि इस क्वेश्चन का ये ऐसे में से इस टाइप के क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं। मैंने वो कर लिया और मैटर लिख लिया, वो किस मैटर पे वो ऐसे इसके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरीके से मैंने एनालिसिस शीट बना ली, राइट। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ मुझे, मैंने ये एनालिसिस शीट बनाने के बाद मैंने क्या किया, उस जो एनालिसिस शीट है उसके बेसिस पे मैंने अपने समरी नोट्स बना लिए। यस, मैंने समरी नोट्स कैसे बनाए, मैंने क्या किया, जो स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस थे ना, जो पूछे गए थे पिछले 3-4 अटैम्प्ट या कम से कम 2 साल कवर हो जाते हैं आपके, 2 से 3 साल कवर हो जाते हैं। तो मैंने पिछले 2 से 3 साल तक के ना अटेम्प्ट के सारा एनालिसिस किया और उनके क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने अपनी समरी बना ली। मतलब मेरी जो समरी थी वो इतनी कंसाइज बन गई थी। अब मुझे ये पता लग गया कि अगर इस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आता भी है तो वो सिर्फ इन 4 क्वेश्चन से ही आएगा। तो अगर मैं इसको एक छोटी सी लाइन में डिफाइन कर दूं तो बेसिकली मैंने क्या किया था, पीएम के क्वेश्चंस थे, पीएम के क्वेश्चंस जितने भी थे, मान लीजिए 6 क्वेश्चन थे, तो उन 6 के 6 क्वेश्चंस जनरली क्या होता है, स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर बार। तो स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैंने स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन वो ही एज इट इज़ अपने समरी नोट्स में डाल दिए। और वो मेरे समरी नोट्स मैंने इस तरीके से बनाए थे कि मेरा सिर्फ एक पेज में एक स्टैंडर्ड आ रहा था। यस, मेरा एक पेज में सिर्फ एक स्टैंडर्ड में मैंने पूरा स्टैंडर्ड निचोड़ के रख दिया था। चाहे मैंने छोटे छोटे शब्दों में लिखा, अपने थोड़े निमोनिक्स बनाए, मतलब उनको इस तरीके से किया कि मेरे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर ना आए कि मुझे स्टैंडर्ड्स के इतने सारे स्टैंडर्ड्स करने हैं। और पेज देखो गाइस, 1.5 डेज का जो होता है ना टाइम, उसमें आपको क्या होता है कि आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है। अगर आप ये सोचो कि यार इतना बल्कि है, नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप उसी कोर्स को थोड़ा कंसाइज कर दोगे ना, और आप ये कहोगे कि यार अगर 26 AS है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर 26 AS हैं और अगर 26 AS मेरे 26 पेजेस सिंगल साइड पेज पे ही मेरे 26 खत्म हो रहे हैं, तो इन शॉर्ट कितने पेज हो गए, 13 पेज हो गए। 13 पेजेस में मेरे पूरे ऐसे कवर हो रहे हैं विद क्वेश्चन ऑफ पीएम, तो आपको पीएम उठाने की जरूरत भी नहीं है। थर्ड थिंग विच आई डू, मैंने क्या किया, समरी नोट्स के अंदर ही पीएम को रेफर कर दिया। मतलब क्वेश्चंस जो मैंने समरी नोट्स बनाए, समरी नोट्स के आगे मैंने लिख दिया कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर इस साल के एमटीपी से भी पूछा गया था, ये पीएम में भी है, ये वो है। तो आप क्या करोगे, जब आप एग्जाम के दौरान वो समरी नोट्स पढ़ोगे ना अपने खुद के बनाए हुए, तो आपको ये लगेगा मेरी पीएम भी साथ साथ कवर हो रही है, मेरे पिछले साल की एमटीपी आरटीपी भी कवर हो रही है। और बिलीव मी गाइज, ये सब करने से ना, समरी नोट्स और जो मैं एनालिसिस शीट बता रहा हूँ, ये करने से मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम वाला दिन आएगा ना, आपको सबसे ज़्यादा अपने आप पे ही प्राउड होगा कि यार मैंने ये शीट बना ली। क्योंकि इस शीट से ना मेरे बहुत ज़्यादा टाइम बचा था। 1.5 डेज़ की जो प्रिपरेशन होती है ऑडिट में, अराउंड मेरे 4 to 5 आवर्स में मेरे सारे स्टैंडर्ड्स कवर हो गए थे, और मैंने आराम से कवर्स बहुत स्मूथली कवर कर लिए थे विद एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच। क्योंकि आपको ऑडिट स्टैंडर्ड्स में स्पेसिफिकली आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच करनी पड़ेगी। और हाँ, ये चीज़ मैं और बता दूं कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर आप ये सोचो कि हम सेलेक्टिव स्टडी कर लें, मतलब स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन 1-2 देख जाएं, यहाँ वो वाली बात नहीं होती। आपको स्टैंडर्ड के हर क्वेश्चन पे निगाह मार के जानी चाहिए जो आपके समरी नोट्स के अंदर है। बिकॉज यार ये कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और आपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पे इट इज़ टोटली अ डिफरेंट बॉल ऑफ गेम यार। ये आपका क्या है, ये आपका टोटली आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने देख के आए हो ऑडिट में विद प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये मैटर करता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, समरी नोट्स और आपके एनालिसिस शीट। और जो दूसरी मैंने जो इम्प्रूव किया अपने आप को, वो किया प्रेजेंटेशन स्किल से। प्रेजेंटेशन स्किल गाइस मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो आप ऑथर रेफर कर रहे हैं वेरी गुड, सब अच्छे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है कि कभी कभार ऑथर्स अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उस लैंग्वेज को यूज़ करने के बिना मेरे ख्याल से आप पीएम की लैंग्वेज को यूज़ करें। मैं ये नहीं कहता लाइन बाय लाइन पढ़ें, लेकिन पीएम को एज अ बेस बना लें, पीएम के क्रक्स पॉइंट को याद करिए। ये तरीका है और इसको अपने समरी नोट्स में इनैक्ट करिए। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फोर्थ थिंग,
अपना कंक्लूजन पार्ट पे, जैसा मैंने बताया कंक्लूजन पार्ट पे हर स्टैंडर्ड्स के कंक्लूजन पे ज़रूर ध्यान दें, बिकॉज अब डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड्स में नहीं पूछे जाते। अब आपसे सीधा आपकी ओपिनियन पूछी जाती है कि आपको केस स्टडी दे देंगे, केस स्टडी के बाद व्हाट शुड बी योर रोल एज अ ऑडिटर एंड व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन यू शुड गैदर। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड्स के जितने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं उनका कंक्लूजन पार्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि इन दी एंड ऑडिटर कर क्या रहा है भाई, किस टाइप की ओपिनियन दे रहा है, वो एडवर्स दे रहा है, क्वालिफाइड दे रहा है। तो वो चीज़ आपको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ के जानी है जिससे आप ऐसे स्कोर रिलेट करें। और हाँ, जब आप एक चीज़ और है, जब आप एनालिसिस शीट बनाएंगे ना तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर मार्क करके चलिए। वो तो आप अपने समरी नोट्स में बना ही लेंगे, तो उन क्वेश्चन को ज़रूर मार्क करके चलिए जिसमें एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स का इंटरलिंकिंग है। कभी कभार थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हैं तो वो आपके उन समरी नोट से कवर हो जाएंगे जो इंटरलिंकिंग वाले हैं। मतलब मान लीजिए कई बार स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 265 के साथ आपका 310 भी, मतलब 310 प्लानिंग वाला भी है, तो इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, राइट। इसके साथ एक चीज़ और, आपको रिवीजन कैसे करनी है स्टैंडर्ड्स की। तो अगर मैं आपको बात करूं रिवीजन्स कैसे करनी है, तो रिवीजन देखिए मैंने जो अपनाई थी टेक्निक आप वो अपना सकते हैं। इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट टू स्टूडेंट गाइज। मैंने क्या किया, मैंने वीकली टारगेट पर बनाए। और हाँ, एक चीज़ और गलती मत करना, स्टैंडर्ड्स को एक ही गो थ्रू में मत पढ़ना। मतलब आप सोचो कि मैं 3 हफ्ते में पूरे स्टैंडर्ड्स निपटा दूंगा, नहीं हो सकते गाइज। और एक बारी में मत करना स्टैंडर्ड्स, फंस जाओगे। मैंने ये गलती करी है, फंस जाओगे, कुछ समझ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वीकली टारगेट्स बनाए कि इस वीक में मुझे ऐसे 200 पढ़ना है। 200 पढ़ने के बाद मुझे 200 के समरी नोट्स भी बनाने हैं, प्लस में एनालिसिस शीट भी बनानी है। तो इस तरीके से मैं वीकली पढ़ता गया। उसके साथ कुछ अपने अदर टॉपिक्स ऑडिट के ले लिए, लेकिन साथ साथ में मैं एक ही बारी में स्टैंडर्ड्स मत पढ़िएगा, अपने वीकली टारगेट्स बनाइएगा। सपोज करिए आज आपने किया ऐसे 200, तो ऐसे 200 किया ना, तो ऐसे 200 को करने के बाद ना आप क्या करिए, आप उसके साथ के साथ जितने भी पीएम के क्वेश्चंस हैं वो कर डालिए, प्लस में हाथों हाथ ही अपने समरी नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको समरी नोट्स बनाने में कुछ दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको अपने कुछ नोट्स हैं वो उसका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाके जाइएगा और वहाँ से मेरे नोट्स असेस कर सकते हैं कि मैंने किस टाइप से अपने समरी नोट्स बना के चले, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू प्रोसीड फर्दर विद द नोट्स एंड ऑल, राइट। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ज़रूर दे दूंगा अपने समरी नोट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स के, तो आप उससे वहाँ से रेफर कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टैंडर्ड्स के नंबर, मुझसे काफ़ी पूछते हैं स्टैंडर्ड्स के नंबर और ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता। भाई स्टैंडर्ड्स के नंबर और ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर याद कर लो। मैं आपको अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। जब मेरे ऑडिट में कम नंबर आए थे, मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगाई थी। तो सर्टिफाइड कॉपीज़ के अंदर उस टाइम पे क्वेश्चन आया था TCWG का, जो 2 स्टार्स विद गवर्नेंस और कम्युनिकेशन 265। तो 265 का क्वेश्चन आया था, तो मुझे वो क्वेश्चन आता नहीं था, तो मैंने फटाफट जो समझ आया उस टाइम स्टैंडर्ड में लिख दिया। जब मैंने सर्टिफाइड कॉपी मंगाई उसमें मैंने देखा कि उसने मुझे मेरा पूरा आंसर नीचे काटा हुआ था, और मुझे स्टैंडर्ड्स पे जहाँ मैंने लिखा था ऐसे 265 या 260, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ नंबर, ऐसे 205 या 265 पे उसने ऐसे टिक कर रखा था और वहाँ पे 1 नंबर और विद ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा था। तो ये चीज़ यार आपको मैटर करती है। आप ऐसे का नंबर ज़रूर याद रखो और ऐसे का एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव तो याद रख लो। और रिपीटेटिव रिवीजन मैंने कैसे की, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। रिपीटेटिव रिवीजन में कैसे कि मान लो आज आपने ऐसे 200 किया, ऐसे 200 करने के बाद आपने उसके एनालिसिस शीट बनाई, ऐसे 200 साथ समरी नोट्स बनाओ। समरी नोट्स मान लो आज आपने ऐसे 200 किया और ऐसे 210 किया विद क्वेश्चंस, आज कर लिया। नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग उठते ही रोज़ फिर से किया आपने ऐसे 210, उससे नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से आपने किया 210। उसके बाद 4th डे पे गैप लगा के 5th डे पे आपको फिर से ऐसे 210 करना है। ऐसे ही 5th डे के बाद 6th डे पे गैप लगा के 7th डे पे आपको ऐसे 210 करना है। तो इस तरीके से मतलब 1 2 3 5 7 ये मैंने टेक्निक अपनाई थी। और ये टेक्निक ना आप पूरे ऑडिट के लिए बना सकते हो। मान लीजिए आपने आज ऐसे 210 किया, उसके बाद आपने अगले दिन 260 या 265 किया, तो ऐसे ही ये रिवीजन बढ़ती जाएगी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन और 7वें दिन। तो इस तरीके से आपसे सीक्वेंस चलेगा। इसके लिए बेस्ट है आप एक डायरी लो, डायरी के अंदर आप पूरा अपना रोज़ जो आप कर रहे हो उसको नोट करो और वहाँ पे अपने वर्टिकल कॉलम्स बना लो 1 2 3
5 7, राइट। आपने एक दिन किया, अगले दिन आपने रिवाइज किया, ऐसे 200 210, उसके बाद जो रिवाइज किया उस पर टिक मार दो। नेक्स्ट दिन उठोगे, उस पर टिक मार दो, टिक मार दो, टिक मार दो, टिक मार दो। इस तरीके से क्या होगा, आपकी 5 बार रिवीजन हो गई। आप एंड पे रिवीजन छोड़ो ही मत स्टैंडर्ड्स की। रिपीटेटिव रिवीजन इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न द कीवर्ड्स, बिकॉज कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हैं स्टैंडर्ड्स में, या भरपूर कीवर्ड्स हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल जजमेंट्स, मतलब कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इवैल्यूएशन, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। तो इन कीवर्ड्स को याद करने के लिए तो आपको रिपीटेटिव रिवीजन चाहिए ही चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प टू ऑल ऑफ यू गाइज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कुछ भी सजेशन आपको और चाहिए स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग, तो मैं इसके लिए एक और वीडियो ले आऊँगा। प्रेजेंटेशन पे मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा कि आपको स्टैंडर्ड्स की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। सो stay tuned with my channel, subscribe my channel, like my video and share this video maximum as you can। एंड साथ के साथ ही मैं बताना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ऑडिट पर ही रहेगी, किसी और टॉपिक पे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। बाय बाय।